एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं कांग्रेस की स्थापना और सूरत विभाजन के बारे में। तो 1857 की क्रांति के बाद बहुत सारे संगठनों का निर्माण हुआ। हालांकि 1836 में ही एक संगठन का निर्माण हुआ था जो राजा राममोहन राय के एक सहयोगी द्वारा किया गया था। संगठनों का निर्माण तो हुआ, लेकिन वो कहीं न कहीं क्षेत्रीय संगठन बन के रह गए थे। तो उसके बाद कुछ एक्ट ऐसे लाए गए ब्रिटिश सरकार द्वारा, जहां भारतीयों को लगने लगा कि हमें एक अखिल भारतीय संस्था की ज़रूरत है। जो संस्था ब्रिटिशों के साथ ऐसी ही भाषा में लड़े जैसा वो ब्रिटिश हमारे साथ व्यवहार करते हुए उनकी भाषा में ही लड़े और हमारा कुछ भला हो। तो इस तरह 1884 में एक संस्था का निर्माण होता है। किसकी प्रयत्नों से? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा एक संस्था का निर्माण होता है जिसका नाम होता है INU, यानी भारतीय राष्ट्रीय संघ। जैसा कि नाम से लग रहा है कि ANU कोई ब्रिटिशर्स ही रहे होंगे, तो आखिर एक ब्रिटिशर्स को क्या जरूरत रही कि उन्होंने एक भारतीयों के लिए एक संस्था का निर्माण किया। तो ANU थे ICS के अधिकारी। ICS यानी भारतीय सिविल सेवा। भारतीय सिविल सेवा ICS के रिटायर्ड अधिकारी थे। ICS वैसा ही जैसे आज के लिए IAS यानी एक प्रशासनिक अधिकारी थे। आखिर इनको क्या जरूरत पड़ी कि इन्होंने भारतीयों के संस्था का निर्माण किया? तो अपनी सेवा के दौरान इनके कानून में ये बात गई कि भारतीय जल्द ही राष्ट्रीय विद्रोह करने वाले हैं। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम उनको एक ऐसी संस्था बना के दे दें जहाँ पे अपनी मन के उद्गारों को, कुंठाओं को व्यक्त करें, जिससे जो ब्रिटिश सरकार की हानि कम होगी। तो इस तरह वो 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना करते हैं। ये जो होता है कांग्रेस का अग्रगामी होता है, यानी अपने इसको INU का संगठन करने के बाद ANU तीनों प्रेसिडेंसी का दौरा करते हैं, बंगाल, बम्बई, मद्रास, और वहाँ पे ये घोषणा करते हैं कि 1885 दिसंबर लास्ट 1885 में एक कॉन्फ्रेंस की जाएगी जहाँ पे देश के शिक्षित प्रतिनिधि भाग लेंगे। तो तय डेट के अकॉर्डिंग 28 दिसंबर 1885 में जगह तय की होती है, वो उस वक्त पुणे, लेकिन उस वक्त वहाँ पे हैजा फैले होने की वजह से वह जगह बदल दी जाती है और ये आयोजित होती है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, जो कि है बम्बई में। यहाँ पे उस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है और वहीं पे कांग्रेस दादा भाई नौरोजी के सुझाव पे कांग्रेस यानी INC यानी अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है। और ये तय होता है कि अब हर साल दिसंबर लास्ट में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन किया जाएगा, जहाँ पे अध्यक्ष चुने जाएंगे और वो कुछ प्रस्तावों को पारित किया जाएगा। मतलब कांग्रेस का एक लक्ष्य घोषित किया जाएगा, उस लक्ष्य पे पूरे एक वर्ष के लिए कांग्रेस को काम करना होगा। तो पहला जो अधिवेशन हुआ था 1885 में, उसमें अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो जो कांग्रेस का वास्तुविद यानी आर्किटेक्ट और किसको माना जाता है ANU के अलावा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस को। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी किसी और कॉन्फ्रेंस में बिजी होने के वो यहाँ नहीं पहुँचे थे, नहीं तो ये वो ही अध्यक्ष बने होते, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में बने कौन अध्यक्ष? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और महासचिव बने ANU स्वयं बने। इस तरह से पहला अधिवेशन समाप्त हुआ। उसके बाद
फिर दिसंबर लास्ट 1886 में दूसरा अधिवेशन हुआ। क्यों दूसरा अधिवेशन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उस वक्त क्या हुआ था कि शुरू के दिनों में कांग्रेस ने बहुत अच्छा माहौल प्रदर्शित किया था। मतलब ये नहीं था कि वहाँ पे कि वो किसी एक के धर्म की संस्था मानी जाए, यानी वहाँ सभी लोग पार्टिसिपेट करते, क्योंकि जैसे ही दूसरा अधिवेशन होता है तो वहाँ पे पारसी समुदाय के दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बनते हैं। दादा भाई नौरोजी के बारे में थोड़ा सा और जान लिया जाए। इनको कहा जाता था, क्योंकि अक्सर पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। हिंदी में बोला जाए तो वयोवृद्ध आदमी देश का। ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता था इनको। और ये पहले ऐसे भारतीय थे जिनको ब्रिटिश के हाउस ऑफ कॉमन्स में, यानी ब्रिटिश संसद में एक सांसद बनने का मौका मिला उनको। ये पहले भारतीय थे। इसके अलावा वो बम्बई के एल्फिंस्टन कॉलेज में फिजिक्स और मैथ के प्रोफेसर भी बने। साथ में ही ये पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने 1867 में नेशनल इनकम, भारत के लिए राष्ट्रीय आय की गणना की। जहाँ पे आज ये काम हमारे देश में एक NSO संस्था करती है, जो पूरी एक संस्था करती है, उस वक्त ये इस आदमी ने अकेले भारत के लिए राष्ट्रीय आय की गणना की थी। साथ में ही उन्होंने गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार का भी प्रकाशन किया था। और इसके अलावा दादा भाई नौरोजी ने और क्या किया था, दादा भाई नौरोजी का कुछ कॉन्सेप्ट था, वो उस वक्त में ब्रिटिश सरकार में बहुत सारा काम कर चुके थे, इसलिए वो कुछ चीज़ें डायरेक्ट नहीं कह सकते थे कि कैसे। उनका एक निकासी सिद्धांत था कि निकासी सिद्धांत नाली जैसे कैसे ब्रिटिश यहाँ पे आके व्यापार करके और कैसे हमारी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रहे हैं, यहाँ से सारा पैसा बहा के वो अपने देश ब्रिटेन ले जा रहे हैं। तो इसको कहने के लिए उन्होंने एक बुक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसका मतलब था कि गरीबी और भारत में अगर ब्रिटिश ना होती तो भारत कैसा होता। इसको भी पढ़ के लोगों के मन में राष्ट्रीयता की भावना जागी। तो 1886 का जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। उसके बाद 1887 जो तीसरा अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता एक मुस्लिम करते हैं, और वो मुस्लिम थे बदरुद्दीन तैयब जी। और 1888 चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं प्रथम यूरोपीय जॉर्ज यूले। तो अपने दूसरे अधिवेशन में ही कांग्रेस ने ऐसे बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए थे जिसको देख के डफरिन का दिमाग चकरा गया था, और डफरिन को गुस्सा आ गया। शुरू में तो डफरिन कौन था? डफरिन थे यहाँ के वायसराय, और एओ ने उनसे पहले ही बात कर रखी थी कि मैं कांग्रेस की स्थापना कर रही हूँ, आप इसमें सहयोग कीजिएगा। तो आप इसमें सहयोग कीजिए। डफरिन जो थे वायसराय, इनका कार्यकाल था 1884 से लेके 1888 के बीच। तो डफरिन ने उस वक्त तो कांग्रेस की स्थापना में कुछ ज़्यादा ही कुछ किया नहीं, लेकिन जैसे ही अधिवेशनों के बाद प्रस्ताव आते गए और उसको लगने लगा कि ये कांग्रेस तो बड़ा दिमाग खराब कर रही है, इसने
ये क्या खुद को समझती है कि ये पूरे देश का प्रतिनिधि कर रही है? उनके हिसाब से कांग्रेस पूरे देश का प्रतिनिधि नहीं कर रही है। और उन्होंने तब कांग्रेस का क्या कह के मजाक उड़ाया था, इन्होंने कहा था कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधि करती है। तो कांग्रेस की स्थापना के पीछे दो सिद्धांत फेमस हैं। पहला सिद्धांत है सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत। सेफ्टी वॉल्व क्या होता है? जैसे प्रेशर कुकर आपने देखा होगा, प्रेशर कुकर में एक सीटी लगी होती है, जिससे मतलब कुकर के अंदर से प्रेशर बढ़ता है और एक समय से ज़्यादा जब प्रेशर बढ़ जाता है तो सीटी के द्वारा वो प्रेशर निकल जाता है। तो अगर कभी कभी ऐसा हो जाए कि अगर उस प्रेशर कुकर के सीटी में अगर कोई चावल का दाना या कुछ भी फंस जाए और वो प्रेशर ना निकल पाए तो वो ब्लास्ट हो जाएगा और खतरा हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए वहाँ कुकर के जो हैंडल होता है, हैंडल के नीचे एक सेफ्टी वॉल्व होता है और जिसमें कि पारा भरा हो, शीशा भरा होता है, और जब प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होने की वजह से वो पिघल जाता है और वहाँ से जो है प्रेशर निकल जाता है। इस तरह से कुकर में ब्लास्ट वगैरह होने से बच जाता है। तो इसी सिद्धांत का सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत जो कि लाला लाजपत राय द्वारा 1916 में बोला गया था कांग्रेस के लिए। तो सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत के अनुसार ये है कि एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना इसीलिए की थी ताकि जो भारतीय जो विद्रोह कर सकते थे, मतलब कि एक एओ ह्यूम के अनुसार उनके जो भारतीयों की कुंठाएं हैं, उनके जो मनोभाव हैं, जो गुस्सा है सरकार के प्रति, वो समय समय पर निकलता रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, अपने संवैधानिक चाहे प्रार्थना याचिका जैसे ही हो, कुछ न कुछ गुस्सा निकलता रहना चाहिए। नहीं तो वो फिर से 1857 की क्रांति का रूप ले लेगा और भारत फिर ब्रिटिशों की बहुत हानि होगी। इससे बचने के लिए एओ ह्यूम ने क्या किया, कांग्रेस की स्थापना की थी। और लाजपत राय ने कहा भी था कि वो कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। इसके अलावा दूसरा जो थ्योरी है वो है भारतीयों की थ्योरी, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले समर्थन करते हुए भी कहते हैं कि अगर ये ठीक है, ये जो कांग्रेस संस्था का निर्माण हुआ है वो भारतीयों के राजनीतिक संघर्ष के कारण हुआ है, और अगर मान लो अगर ये किसी भारतीय द्वारा भी शुरू किया गया होता तो इसको सप्रेस कर दिया गया होता इस संस्था को, यानी इसका दमन कर दिया गया होता किसी न किसी में। लेकिन ठीक है, किसी ऐसा परिस्थितियों के कारण कांग्रेस संस्था का निर्माण हो जाता है। तो ये दो सिद्धांत है कांग्रेस के स्थापना के पीछे। अब देखते हैं कि सूरत विभाजन के बारे में। तो सूरत विभाजन स्टार्ट कब से होता है? कांग्रेस की स्थापना तो हो गई थी, उसके अलावा 1885 से 1905 का दौर जो है उसको उदारवादी कहा गया है, ब्रिटिशों द्वारा ही। उदारवादी इसलिए क्योंकि उस वक्त इस वक्त कांग्रेस के जो अधिक उदारवादी थे उनका मानना था कि ये जो ब्रिटिश सरकार है अच्छी है, पढ़ी लिखी है, अगर हम उनको अपनी बातें सही सही तरीके से पहुंचाएं तो वो हमारे लिए काम करेगी, यानी वो जो भी करेगी हमारे लिए अच्छा करेगी। वो इच्छा गुड होप रखते थे ब्रिटिशों के प्रति। 1905 से 1919 तक यानी 18 तक बोल सकते हैं, जो दौर था उसमें उदारवादी और उग्रवादी दोनों आ गए थे। और इसके अलावा 1919 से 1947 तक का जो दौर है कांग्रेस का उसको गांधीवादी युग कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उस वक्त कांग्रेस में सभी बातें गांधी जी द्वारा जो कही गई होती हैं वो मान ली जाती हैं और उन्हीं के डायरेक्शंस में कांग्रेस काम करती है। तो अब हम देख रहे थे सूरत विभाजन। तो सूरत विभाजन पहले क्या होता है कि 1905 में लॉर्ड कर्जन जो वायसराय होता है उसके द्वारा फूट डालो और राज करो नीति के अकॉर्डिंग बंगाल का विभाजन किया जाता है।
बंगाल विभाजन के बाद बहुत सारे राष्ट्रीय नेता जो होते हैं वो आंदोलन शुरू करते हैं। उस वक्त राष्ट्रीय कांग्रेस कुछ आंदोलन नहीं कर रही होती है, तो उसमें जो उग्रवादी होते हैं, उग्रवादी कौन, उग्रवादी में मेनली 4 लोग आते हैं। लाल बाल पाल जिनको बोला जाता है, लाला लाजपत राय लाल, बाल गंगाधर तिलक पाल और विपिन चंद्र पाल, और इसके साथ ही अरविंद घोष। ये 4 स्तंभ है कांग्रेस में उग्रवादी दल के। तो उग्रवादी कहते हैं कि कांग्रेस को ऐसा नहीं करना चाहिए, कांग्रेस को स्वदेशी बहिष्कार प्रस्ताव लाना चाहिए। तो ठीक है, उसके बाद कांग्रेस भी आंदोलन का नेतृत्व करती है, स्वदेशी और बहिष्कार। इसके अलावा जो उदारवादी थे और उग्रवादी थे, दोनों का कॉन्सेप्ट अलग था आंदोलन का करने का। उदारवादी चाहता था क्या कि केवल स्वदेशी व बहिष्कार प्रस्ताव लाया जाए और इसको केवल बंगाल में किया जाए, लेकिन जहां उग्रवादी चाहती थी कि इसको बंगाल में केवल सीमित नहीं रहना चाहिए, इसको पूरे भारत में इस लागू कर देना चाहिए और साथ ही इसको एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाया जाना चाहिए। और इसके अलावा कांग्रेस क्या चाहती थी कि स्वदेशी बहिष्कार, स्वदेशी तो ठीक है, बहिष्कार हम उसको हर जगह करेंगे, यानी एक तरह से सरकार का सहयोग नहीं करेंगे, यानी उसकी वस्तुओं का, उत्पादों का हमें केवल बहिष्कार नहीं करना है, उसके न्यायालयों का, व्यवस्थापिकाओं का, उसके द्वारा जो भी संस्था है, उसके स्कूल कॉलेजों का, हमें उसका सबका बहिष्कार करना है। एक तरह से हमें पूरा राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाना है। तो इससे जो पहला मतभेद था उग्रवादी और उदारवादी के बीच में, यहीं से शुरू होता है पहला मतभेद। फिर भी बीच का रास्ता निकाला जाता है और उदारवादी जो होते हैं बंगाल विभाजन और कर्जन की नीति के खिलाफ निंदा प्रस्ताव आलोचना करते हैं और साथ ही स्वदेशी और बहिष्कार प्रस्ताव लाते हैं। इस तरह से उस वक्त 1905 में कांग्रेस का विभाजन टल जाता है। उसके बाद आता है 1906 में। 1906 में कर्जन के प्रभाव से जहां मुस्लिम लीग का निर्माण हो गया होता है और साथ में ही सांप्रदायिक दंगे बढ़ने लगते हैं, और ये जो आंदोलन था उदारवादियों के नेतृत्व में जहां आंदोलन हुआ होता है और युवा उनको नहीं सपोर्ट करते हैं, युवाओं का मन वहाँ से हट जाता है, तो फिर उग्रवादियों को लगने लगता है कि अब जो अध्यक्ष बने वो कोई उग्रवादी बने। तो इसलिए वो उग्रवादी चाहते थे कि बाल या लाला लाजपत राय में से कोई एक उग्रवादी वो बने, अध्यक्ष बने कांग्रेस का। वहीं वो चाहते थे, उदारवादी चाहते थे कि उदारवादी बने, जिसके लिए वो रासबिहारी घोष को खड़ा करते हैं। अब यहीं से वो होता है कि अब कौन बने कौन बने, तो उदारवादी एक चाल चल देते हैं, वो रासबिहारी घोष को हटा देते हैं और किसका नाम ले लेते हैं, दादा भाई नौरोजी, जो उस पर हालांकि उनको खड़ा नहीं किया जाना चाहता क्योंकि उनकी उम्र उस वक्त 80-81 साल रही होगी। तो दादा भाई नौरोजी जो कि वयोवृद्ध आदमी भारत के, इनकी सब इज्जत करते थे, इनको अच्छा नेता, राष्ट्र का नेता मानते थे, इसलिए लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक भी पीछे हट जाते हैं। उग्रवादी भी मतलब सोच लेते हैं कि ठीक है, इनके सामने हम क्या है, ये तो तब से हैं जब से कांग्रेस का जन्म हुआ है, तो इनके सम्मान में कोई भी कुछ नहीं होता वहाँ पे। तो दादा भाई नौरोजी आराम से अध्यक्ष बन जाते हैं, लेकिन जो उग्रवादी चाहते थे वो काम वो दादा भाई नौरोजी से करवा लेते हैं, जैसे कि वो उनका जो स्वराज प्रस्ताव, जो पहली बार कांग्रेस के द्वारा स्वराज प्रस्ताव, कांग्रेस द्वारा पहली बार स्वराज का मांग की गई, स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ 1906 के अधिवेशन में, जो कि हुआ था कलकत्ता। तो स्वराज प्रस्ताव लाया गया, स्वराज की लेकिन व्याख्या नहीं की गई, जिससे उदारवादी और उग्रवादी दोनों को इसके कॉन्सेप्ट के अलग अलग थे। उदारवादियों के हिसाब से स्वराज का मतलब होता था कि ब्रिटिश शासन के अंदर ही हम अपनी भागीदारी बनाएं, यानी प्रशासनिक भागीदारी ब्रिटिश शासन के अंदर,
यानी ब्रिटिश रहें और हम भी उसमें शासन में भाग लें। और उग्रवादियों के हिसाब से था क्या कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता मिले, यानी यहाँ पे कोई ब्रिटिश शासन न करे, यहाँ पे केवल भारतीय ही शासन करें। तो इनके इस पे भी लेकिन इनके अंदर मतभेद था। इस स्वराज प्रस्ताव के अलावा 3 और प्रस्ताव पारित होते हैं, जो हैं राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव। राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी क्या, उग्रवादी जो अपनी भारतीय शिक्षा, प्राचीन शिक्षा को बहुत अच्छा मानते थे, क्योंकि जैसे आर्यभट्ट के बारे में भी सुना क्या होगा, सब जानते हैं आर्यभट्ट ने शुल्क की खोज की। तो उनके हिसाब से ये उनको लगता नहीं था कि ब्रिटिश हमें क्या सिखाएंगे, ब्रिटिश क्यों सिखाएं हमें कि हमें क्या पहनना है, क्या होना है, कैसे रहना है। हमारी खुद की तो शिक्षा इतनी अच्छी थी, वो अपने वैदिक काल की शिक्षा को अच्छा मानते थे कि हम अपने यहाँ के लोगों को अपनी ही शिक्षा देंगे। तो वो राष्ट्रीय शिक्षा का वो करते थे। और इसके अलावा जो इससे पहले जो 2 प्रस्ताव लाए गए थे 1905 में, बहिष्कार प्रस्ताव और स्वदेशी प्रस्ताव। स्वदेशी में अपनी देश की चीज़ों को यूज़ करने का, बहिष्कार यानी ब्रिटिशों की चीज़ों का बहिष्कार करने का प्रस्ताव। ये 4 प्रस्ताव लाए गए थे 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। 1906 के बाद से ही जो इसके मतभेद होते हैं उदारवादी और उग्रवादी के, वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उदारवादियों का जो 1906 के अधिवेशन में उनके प्रस्ताव को उनको इतनी इज्जत नहीं मिलती, मतलब उनकी बातें इतनी नहीं सुनी जाती हैं जितनी कि उग्रवादियों की। इससे लेके उदारवादी दुखी रहते हैं और साथ में उग्रवादी अपने प्रस्ताव पारित करा लेते हैं। तो इनकी उदारवादी सोचती है कि हमें उस उग्रवादियों के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उग्रवादी तो पूरी सरकार को हटाने पे तुले हैं, जिससे जो हमारा काम बन सकता है वो भी कर सकता है। क्योंकि उदारवादियों को लगता था कि हम शासन में भागीदारी हमें मिल सकती है, और इससे लगता था कि अगर हम उग्रवादी के साथ हो गए तो जो हमारा काम बन रहा है वो भी बिगड़ जाएगा, इसलिए इन उग्रवादियों को कांग्रेस से दूर करो। वहीं उग्रवादी सोचते थे कि ये उदारवादी जो हैं वो अपनी बातों को सरकार के पास साथ रखने में सक्षम नहीं है, सरकार के सामने रखने में सक्षम नहीं है। उनके ऊपर डाउट था उनको कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए उदारवादियों को दूर रखो। तो इस तरह से दोनों के मतभेद गहरे होते गए। तो फिर 1907 का अधिवेशन आता है। 1907 का अधिवेशन होता है कहाँ, सूरत में। लेकिन उग्रवादी चाह रहे होते हैं कि ये अधिवेशन रखा जाए नागपुर में। नागपुर कहाँ, जहाँ पे होम टाउन हो रहता है बाल गंगाधर तिलक का। तो इसलिए तिलक जी भी प्रिपेयर रहते हैं कि मेंटली प्रिपेयर रहते हैं कि उनको ही अध्यक्ष बनने का मौका मिलेगा। लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले थोड़ा सा वर्चस्व उनका ज़्यादा रहता है, तो वो कह देते हैं कि इसका जो अधिवेशन होगा वो सूरत में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो सूरत में 1907 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है। लेकिन उसी वक्त एक नया रूल लाया हो गया होता है कि जो भी कोई अध्यक्ष बनेगा तो वो अपने प्रांत में नहीं बन सकता है। तो इससे पहले ना ये रूल लाया गया था, ना बाद में ये फॉलो हुआ, लेकिन उस वक्त ताकि उग्रवादी कोई अध्यक्ष न बन पाए, इसको रोकने के लिए सूरत में अधिवेशन किया जाता है। क्योंकि उस वक्त जो बम्बई प्रांत में केवल बम्बई नहीं था, उस वक्त कर्नाटक के कुछ हिस्से, सिंध पाकिस्तान के कुछ हिस्से और गुजरात और महाराष्ट्र का हिस्सा पूरा बम्बई प्रांत में आता था। तो बम्बई प्रांत में के होने की वजह से बाल गंगाधर तिलक इस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं कर पाते हैं, और वो कहते हैं कि ठीक है मैं नहीं बन सकता तो लाला लाजपत राय को बनाया जाए। तो लाला लाजपत राय को उग्रवादी बनाना चाहते थे अध्यक्ष, और इधर से फिर उदारवादियों की तरफ से रासबिहारी घोष को बनाना की सब सोचते हैं। अब इसी में अड़ियल हो जाता है, दोनों तरफ से पक्ष अड़ जाते हैं किसको बनाया जाए किसको बनाया जाए। हालांकि उस वक्त भी लाला जी कहते हैं कि ठीक है, हमारा जो मेन मकसद है देश की स्वतंत्रता में भाग लेना, ठीक है क्या हुआ अगर रासबिहारी घोष बन जाते हैं अध्यक्ष। तो इस तरह से रासबिहारी घोष अध्यक्ष बन जाते हैं।
लेकिन फिर तिलक जी सोचते हैं कि क्या हुआ अगर मैं अध्यक्ष नहीं बना, तो आखिर मैं तो हूँ इस कांग्रेस का मेंबर ही। तो वो चाहते हैं अपने जो इससे पहले जो प्रस्ताव हुए थे अपनी बातों को रखने के लिए, लोगों के सामने रखने के लिए वो जाना चाहते हैं, लेकिन उनको मौका ही नहीं मिलता। वो जैसे ही जाते शुरू करते हैं अपना भाषण, उससे पहले ही जैसे एक उपद्रव टाइप का होता है, अगर आज भी कहीं भगदड़ हो जाए, बहुत सारी कुर्सियां तोड़ी गई, तो इस तरह से उपद्रव बढ़ गया और यहाँ तक कि ब्रिटिश पुलिस को भी आना पड़ा। तो फिर उसके बाद उदारवादी अपनी एक प्राइवेट मीटिंग करते हैं, जहाँ से वो कह देते हैं कि उग्रवादियों से हमारा रास्ता नहीं। मतलब इस तरह से सूरत विभाजन हो, कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। इससे पहले जैसे कि 1905 के बंगाल विभाजन के बाद कैसे हमारी राष्ट्रीय एकता टूटती है, हिंदू और मुस्लिम बढ़ जाते हैं, मुस्लिम लीग की निर्माण कर लेते हैं, उसी तरह आप देखिए कि कांग्रेस के अंदर भी खुद एक बंटवारा होने जा रहा है और कांग्रेस बढ़ गई एक उदारवादी और उग्रवादी दल में। 1907 में उग्रवादियों को कांग्रेस से निकाल दिया जाता है। तो इसके बाद ही जैसे देखेंगे कि लेकिन दोनों की ही इस मतभेदों का फायदा उठा ली गई ब्रिटिश सरकार। कांग्रेस ये नहीं उदारवादी ये नहीं समझ पाए कि इन उग्रवादियों की वजह से ही हमें संवैधानिक सुधार मिले हुए हैं, क्योंकि ब्रिटिश सरकार भी डरी हुई थी कि अगर ये हम इनको अच्छा नहीं करेंगे तो ये उग्रवादी बढ़ जाएंगे, इनका मनोबल बढ़ जाएगा, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए संवैधानिक सुधार उनको दिया जाता था और उग्रवादी उनकी भी उदारवादियों को भी सही तरीके से नहीं समझ पाए। उग्रवादी ये नहीं समझ पाए कि संघर्ष के समय जो ये उदारवादी हैं उनके लिए सुरक्षा कवच का काम कर सकते हैं। इस तरह से दोनों के मतभेदों का फायदा लेगी ब्रिटिश सरकार, क्योंकि आप जैसे देखेंगे कि उग्रवादियों के लिए सुरक्षा कवच कैसे काम करता है, क्योंकि जैसे ही कांग्रेस का विभाजन होता है तो सरकार उग्रवादियों को बहुत सारा दमन करती है, वो बहुत सारे लोगों को जेल में डालती है। जैसे तिलक जी को जेल में डाल देती है वो उनके केसरी में प्रकाशित लेखों के कारण। उन पे राजद्रोह का मुकदमा लगता है और वो 6 वर्ष के लिए जेल चले जाते हैं, मांडले जेल में, जो कि है आज बर्मा में, म्यांमार में, उस वक्त के बर्मा में आज म्यांमार में। और यहीं पे वो गीता रहस्य अपनी पुस्तक का रचना करते हैं। और इसके अलावा अरविंद घोष, इनको जेल भेजा जाता है किस लिए, अलीपुर बम कांड केस में। ये सारे फैक्ट्स आपको क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अलीपुर बम कांड केस में इन पे राजद्रोह का मुकदमा लगता है और इनको 1 साल की सजा भी होती है, लेकिन साक्ष्यों के न मिलने की वजह से ये रिहा हो जाते हैं। लेकिन अब उस वक्त के टॉर्चर से वो इतने परेशान हो जाते हैं कि ये राजनीति से संन्यास ले लेते हैं और सन्यासी बनकर पांडिचेरी चले जाते हैं। उनके साथ विपिन चंद्र पाल भी राजनीति से संघर्ष ले लेते हैं, राजनीति से वो ले लेते हैं, विरक्त हो जाते हैं। तो इसके अलावा लाला लाजपत राय जो है वो कांग्रेस विभाजन के बाद ब्रिटेन चले जाते हैं, वहाँ से वो अमेरिका चले जाते हैं और वापस लौटते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के समय वापस लौटते हैं। तो इस तरह से किस तरह सुरक्षा कवच काम कर सकती थी उदारवादी साथ में रहने पे, जैसा कि इनके साथ बहुत सारा टॉर्चर किया गया उग्रवादियों को। तो इस तरह से सूरत विभाजन हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि कैसे ये उदारवादी और उग्रवादी फिर से मिलते हैं। तो यहीं पे ये समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।